Hello students, myself Anita Malhotra. Welcome you all to online classes of class 7, chapter 3, fiber to fabric, animal fibers, part 2. So, in our part 1, we have studied about the fibers obtained from wool and other animals like angora wool, mohair, pashmina wool, Kashmiri wool, wool obtained from camels. We also studied about the wool obtained from yak and its uses. Then we studied about the properties of wools, extraction of wool. In extraction of wools, we studied steps about shearing, scoring, sorting, carding, dyeing, and spinning. Today, now we are starting the topic that is about silk. Silk is a natural protein fiber produced by silkworms. Silk is called the queen of textiles because of its natural lustrous appearance. तो अब सिल्क जो है वो एक प्रकार से नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म की तरह से बनाया जाता है और इसे क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स भी कहते हैं। ठीक है, माने टेक्सटाइल्स में टेक्सटाइल्स की रानी भी उसको कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये बहुत सुंदर है। सुंदर सिल्क जो है बहुत ही लस्ट्रियस सुंदर दिखाई देता है, इसलिए द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब सिल्क वॉर्म को जब हम उसका पालन पोषण करते हैं ताकि हमें ना अधिक मात्रा में ना सिल्क का उत्पादन हो सके, उसके लिए हम सिल्क वॉर्म को जो पालते हैं उस पालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सेरिकल्चर। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। द सिल्क yarn is obtained from the cocoon of silkworm. Silkworms are found in a number of variety. Different types of silkworm look different from one another. The silk yarn obtained from different silkworms are different in texture and quality. There are 5 major types of silk obtained from different types of silkworms. These are mulberry silk, tussar silk, mogat silk, kosa silk and एरी सिल्क। अब क्या है कि है ना ये जो सिल्क वॉर्म जो होते हैं ये सिल्क वॉर्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये लोग ये जो है ना सिल्क बनाते हैं वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो इनमें से ना कुछ प्रकार कौन कौन से, एक तो मलबरी सिल्क को बनाते हैं, कुछ टसर सिल्क, मोगा सिल्क और जो कोसा सिल्क और एलिस सिल्क। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की सिल्क है जो अलग अलग प्रकार के जो है कीड़े इनको सिल्क के कीड़े इनको बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इमेज में दिख रहा है कि मलबरी सिल्क देखो कैसी अच्छी होती है, टसर सिल्क सब में चमक है, शाइनिंग है और ये अच्छे भी लग रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क पे। सिल्क इज स्ट्रॉन्ग, शाइनी एंड सॉफ्ट फाइबर। सिल्क इज हाईली इलास्टिक। सिल्क फाइबर डाइज वेल, देयरफॉर एनी कलर ऑन सिल्क फाइबर take on a bright sparkle. Silk fiber is not affected by water, although detergent and sweat can break its fiber. Being a good insulator, it keeps the person wearing it warm in winter and cool in summer. Silk fiber does not get wrinkled easily. अब क्या है कि सिल्क का जो है ना प्रॉपर्टीज, उसके गुण क्या है, तो वो है ना बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग होता है, शाइनी चमकदार होता है और नरम होता है, वो बहुत इलास्टिक होता है। ठीक है, और उसको है ना अलग अलग रंगों में जो है उसको डाई कर दिया जाता है जिससे कि अलग अलग रंगों में अच्छे चमकदार जो है हमें कलर्स में सिल्क प्राप्त हो सकता है। और सिल्क के ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता, परंतु डिटर्जेंट और हमारा जो पसीना होता है ना उसको स्वेट बोलते हैं, उसके कारण इसके फाइबर जो है कमजोर होकर टूट सकते हैं। ठीक है, अब सिल्क जो है बहुत अच्छा इंसुलेटर का काम भी करता है, यानी कि गर्मियों के मौसम में अगर हम उसको पहनते हैं तो वो हमें समर में कूल रखता है और अगर हम उसको सर्दियों के मौसम में पहनते हैं तो वो हमारे शरीर को गर्म रखता है। और सिल्क के फाइबर पे जो चुनटें पड़ती हैं उसको प्रेस करके हम आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, अब सिल्क को जो पैदा करने वाला सिल्क वॉर्म है, जो कीड़ा है, कीड़े की लाइफ में देखो इसमें 2 चीजें पढ़नी है। एक तो हमें कीड़े की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे हम, ठीक है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि उस ककून में से सिल्क को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब life cycle of a silkworm. Silk is obtained from the cocoon of the silkworms. The most common silkworm is the mulberry silkworm. The silk fiber obtained from this worm is of very good quality. The silkworm is following 4 stages in its life cycle. अब silkworm जो है वो cocoon बनाता है और उस cocoon से हमें सिल्क मिलता है। और ये मलबरी सिल्कवर्म इसको इसलिए कहते हैं
क्योंकि ये मलबरी की जो है ना बुशेस होती है, पेड़ होते हैं, उसके ऊपर रहता है और उसको वो खाता है और वो वहीं पे मलबरी की जो लीव्स वगैरह उसको खाता है, इसलिए इसको मलबरी सिल्कवर्म भी कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है ना मलबरी सिल्कवर्म जो होता है, ये सबसे अच्छे प्रकार की गुड क्वालिटी की जो है इससे सिल्क हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब सिल्क वर्म के ना 4 स्टेज होती है। ठीक, कौन कौन सी स्टेज होती है? एक तो एग क्लस्टर। एग क्लस्टर क्या है? The female moth lays 300 to 400 eggs in clusters on mulberry leaves. The eggs are just about the size of a dot and are laid in the autumn season. These eggs are warmed to a suitable temperature for hatching. This is known as incubation. अब क्या है, जो फीमेल जो मम्मी मॉथ होता है, जो कीड़ा होता है ये सिल्कवर्म का, वो एक बार में 300 से 400 एग्स देता है एक बहुत सारे ग्रुप में। ठीक है, मलबरी लीव्स के ऊपर। अब वो क्या है कि एग्स कैसे होते हैं, ये है ना डॉट के आकार के, छोटे छोटे डॉट के आकार के होते हैं। ठीक है, और ये अंडे ऑटम के मौसम में दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसको जब है ना उपयुक्त सूटेबल टेम्परेचर वगैरह मिलता है तो फिर ये जो अंडे हैं ये हैच होते हैं, ये मैच्योर होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। इस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन। अब सिल्क वर्म और लार्वा आफ्टर हैचिंग, जब हैच हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो द सिल्क वर्म और लार्वा कैटरपिलर इमर्जेस आउट ऑफ द एग। जब ये इनका हैचिंग हो जाता है, इनको गर्माई वगैरह दे दी जाती है अच्छी तरह से, जब ये बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, एग से जो है ये बाहर निकल आते हैं। दे आर टाइनी एंड हेयर, ये बहुत छोटे छोटे और इनके बाल से होते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज they require young tender mulberry leaves to eat. They start feeding day and night mulberry leaves and grow. जब ये है ना बाहर निकल के आते हैं तो ये बहुत ही छोटे छोटे और इनमें बाल जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो पहले कुछ दिनों तक तो इनको ये क्या करते हैं, इनको बहुत सारा खाने को चाहिए होता है, बहुत सारी है ना सेतुस की पत्तियां वगैरह ताजी ताजी सेतुस की पत्तियों को ये निरंतर रात दिन खाते रहते हैं और बहुत बड़े होते जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इनका सिल्कवर्म और लार्वा स्टेजेस की। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज पे और वो है प्यूपा स्टेज। आफ्टर 5 to 6 weeks कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द प्यूपा स्टेज। 5 से 6 सप्ताह के बाद में वो प्यूपा स्टेज में आने के लिए रेडी हो जाता है। It starts feeding and spins a continuous thread with a sticky fluid secreted by its salivary glands around its body. This process is called spinning of the cocoon. The cocoon takes about 3 days to be fully complete. The fluid of cocoon solidifies on exposing to air and changes into silk. Once the cocoon is completed, the silkworm goes into a resting phase for 2 or 3 weeks. अब क्या है कि ना आफ्टर 5 to 6 weeks कैटरपिलर रेडी हो जाता है प्यूपा स्टेज में जाने के लिए। ठीक है, अब प्यूपा स्टेज में जाने के लिए अब ये क्या करता है कि इसका खाना पीना ये बिल्कुल बंद कर देता है और क्या करता है, इसके सलाइवरी ग्लैंड, मुंह में सलाइवा होता है ना, थूक, तो ये अपनी थूक से क्या करता है, धागे जुमा संरचना अपने ऊपर बनाता जाता है। ठीक है, राउंड राउंड करके स्पिन करता है। ठीक है, इस तरह से स्पिनिंग करने को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग ऑफ द ककून। इसको कहते हैं स्पिनिंग ऑफ ककून। तो अपने आप को अंदर रखता है और अपने अगल बगल में ऐसे करके ये एक प्रकार का ककून अंडे जैसा बना लेता है, खुद उसके अंदर रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि है ना ये पूरा ककून बनने के लिए कम से कम 3 दिन लगते हैं, वो पूरा ककून जो है उसको बना देता है। अब ये ककून जो होता है ये धीरे धीरे सूखता है, ये थूक से बना हुआ है ना, ये अब धीरे धीरे सूखता है और सूख के जब ये सॉलिड मजबूत बन जाता है तो ये क्या होता है, यही सिल्क होता है। ठीक है, ये सिल्क में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जब ये इसका ककून पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो ये जो है कीड़ा होता है ना इसके अंदर, ये 2 से 3 वीक्स के लिए जो है आराम रेस्ट करता है अंदर। ठीक है, अब सिल्क मोथ फिर फ्यू वीक्स लेटर कुछ सप्ताह बाद वो क्या करता है, सिल्क वर्म जो है उसके अंदर जो ककून के अंदर है वो मेटामॉर्फोसिस इनटू सिल्क मॉथ, वो सिल्क का मॉथ बन जाता है, सिल्क वो कीड़ा बन जाता है, सिल्क मॉथ में चेंज हो जाता है और फिर वो क्या करता है, एक प्रकार का ना जूस सिक्रेट करता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, वो ककून का जो है ना हिस्सा ना उसमें ना डाइजेस्ट हो जाता है, गल जाता है और उसमें छेद बन जाता है और वो छेद से बाहर निकल के आ जाता है कीड़ा। ठीक है, अब क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम ककून। अब ककून के अंदर से सिल्क को कैसे बाहर निकाला जाता है,
ककून जो है उसमें से सिल्क को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम ककून। ककून खुद ही है ना, वो एक सिल्क ही होता है, ठीक है, उसके रूप में वो लिपटा हुआ होता है। The cocoons are raised by the farmers and are developed in the factories. When the silk is unwanted from the cocoon, some cocoons are scientifically breeded here to obtain better breed of silk moth. These factories are called filature. The filature operations consist of the following stages. अब क्या है कि है ना, सिल्क को ककून से प्राप्त कर लिया जाता है। अब क्या होता है कि कुछ है ना ककून को क्या होता है कि इस प्रकार से ना फैक्ट्रियों के अंदर रखा जाता है और उनको अनवुंड किया जाता है, उनको गर्म पानी के अंदर डाल के और उसके ऊपर से जो है सिल्क को जो अलग कर लिया जाता है। परंतु कभी कभी क्या करते हैं, कुछ कोकोन्स वगैरह को साइंटिफिक ब्रीडिंग के लिए तैयार करने के लिए वो क्या करते हैं, अच्छा सिल्क मोथ उनको प्राप्त हो, इसके लिए वो क्या कहते हैं कि ना जो ककून होता है ना उसको वो साइंटिफिकली ब्रीड करते हैं, ठीक है। तो उस इस फैक्ट्री में ये काम जब किया जाता है तो उसको कहते हैं फिलेचर। तो फिलेचर के अंदर ये जो निम्न स्टेप्स हैं वो होती हैं। क्या क्या स्टेप्स होती है? सॉर्टिंग ऑफ ककून्स। पहले तो क्या करते हैं, ककून्स को है ना अलग अलग जो है उनके रंग और उनकी क्वालिटी और उनके साइज और शेप के अनुसार जो है अलग अलग छांट के अलग अलग किया जाता है। तो ककून्स के कलर जो होते हैं वो जनरली व्हाइट, येलो या ग्रेइश होते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग मतलब होता है अलग अलग उनको अलग अलग उनको उनके रंग कलर के आधार पर अलग अलग छांट के रखना, ठीक है। अब सॉफ्टनिंग द सेरिस। अब जो ककून होता है ना, ककून के ऊपर वो जो धागा से, ककून में जो खुद ही जो सिल्क जो होता है वो लिपटा हुआ होता है, वो एक चिपचिपे पदार्थ से जो है वो चिपका हुआ होता है, उसको या तो सेरेसिन कहते हैं या सिल्क गम कहते हैं, ठीक है। जब उसको अलग अलग सॉर्टिंग कर देते हैं तो उसके बाद में फिर उस ककून को क्या कहते हैं, गर्म और ठंडा ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है, ठीक है। गर्म पानी में डाला जाता है, ठंडे में डाला जाता है, इस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उसका जो सिल्क गम है या सेरिसिन जो है वो क्या होता है, सॉफ्ट नरम बन जाता है, ठीक है। और नरम पड़ने के बाद में उसके जो है सिल्क के रेशे को जो है उससे निकाल लिया जाता है लंबा, तो उसमें पूरा का पूरा वो निकल आता है और बीच में से टूटता नहीं है। अब क्या है कि ये जो अभी इन्होंने प्रक्रिया की ना जिसमें उसको ककून को उन्होंने गर्म पानी में डाल दिया था, कर दिया था, तो ये जब इसमें है ना नेचुरल तरीके से जब है ना इसमें से मौत बाहर निकल के आता है ना, उस टाइम पे वो क्या करता है, डाइजेशन जूस छोड़ता है, और मैंने आपको बताया था, और ककून से वो बाहर निकल आता है, ठीक है। डाइजेशन जूसेस का हिस्सा गल जाता है और वो ककून से बाहर निकल आता है। परंतु बाहर निकलने से पहले ही, उसके बाहर निकलने से पहले ही क्या करते हैं, ताकि है ना सिल्क जो टुकड़े टुकड़े में ना मिले, इसके लिए क्या करते हैं कि है ना ये लोग है ना ककून को है ना कीड़ा अंदर ही है और उसको है ना पानी में, गर्म पानी में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि कीड़ा जो है वो मर जाता है, ठीक है। अब कीड़ा मर गया, कीड़ा अपने आप तो बाहर मोरी करके से निकलेगा नहीं, तो क्या होता है कि इनको जो है अच्छी प्रकार की जो है सिल्क जो है वो प्राप्त हो जाती है। अब इसमें तो बेचारा कीड़ा मर गया, तो अब कुछ एनिमल एक्टिविटीज जो है, जो एनिमल को जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एनिमल्स को बचाने का काम करते हैं, वो है ना इस प्रकार का सिल्क फैब्रिक को यूज करने के लिए मना करते हैं कि ऐसा फैब्रिक जो है ये यूज ना किया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो बेचारा कीड़ा होता है वो इसके अंदर मर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार, बल्कि इसके बजाय आप लोग दूसरे प्रकार का जो है वो ऑल्टरनेट यूज करो, कॉटन को यूज करो, ऐसा फैब्रिक यूज करो, सिल्क का फैब्रिक जो है वो तुम मत यूज करो, ठीक है। ये इस प्रकार से किया जाता है। अब क्या है कि हम आगे देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें हमारा नेक्स्ट आता है ये रीलिंग द फिलामेंट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द ककून। अब ककून में से जो सिल्क की जो है ना रेशे हैं, फिलामेंट है, उनको अलग करने को कहते हैं रीलिंग द फिलामेंट। द रिजल्टिंग फाइबर इज नोन एज द रॉ सिल्क। इससे जो हमें फाइबर प्राप्त होता है उसको कहते हैं रॉ मटेरियल या कच्चा माल कहते हैं। इससे अब आगे जो है धागे वगैरह बना के इससे कपड़े वगैरह जो है बनाए जाएंगे। अब इसको कहते हैं रॉ मटेरियल जो मिला है आपको, रॉ सिल्क जो मिली है, उसको अलग अलग कलर्स में जो है कलर कर दिया जाता है, डाई कर दिया जाता है, ठीक है। द रील्ड फिलामेंट आर मेड इनटू स्किन्स एंड पैक्ड इनटू बंडल्स। इनको क्या करते हैं, स्किन्स में ना इकट्ठा कर लेते हैं और इनको बंडलों के अंदर जो है भर लेते हैं। These bundles are then transported to the silk mills for weaving the fabric and
क्लॉथ में भी। अब इनके जो इस धागा वगैरह जो है इसको जो है ना लपेट लिया गया है, इनको बंडल सिल के बना दिए गए हैं। अब इनको जो फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है ताकि उनसे जो है कपड़ा फैब्रिक बने। ठीक है, अब इसमें एक आप नोट कीजिए कि है ना लगभग 1 किलो ऑफ रॉ सिल्क, 1 किलो रॉ मटेरियल सिल्क का बनाने के लिए 5500 सिल्क वॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद में एक आती है लैब एक्टिविटी। इसका एम क्या है? टू आइडेंटिफाई द प्योर सिल्क। इसमें ओरिजिनल सिल्क का हमें पहचान करनी है, ये ओरिजिनल सिल्क है या नकली सिल्क है। कई बार कहता है आर्टिफिशियल सिल्क को भी ओरिजिनल सिल्क के नाम पे महंगा बेच दिया जाता है, क्योंकि जो नेचुरल सिल्क होती है वो बहुत महंगी बिकती है और आर्टिफिशियल सिल्क जो होती है वो बहुत सस्ती होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमको जांच करनी है, चेक करना है कि ये सिल्क प्योर है या फिर प्योर नहीं है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? मटेरियल्स, फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क क्लॉथ एंड स्प्लिट लैम्प। हमको कुछ सिल्क के धागे चाहिए और एक स्प्लिट लैम्प चाहिए। प्रोसीजर: लाइट द स्प्लिट लैम्प एंड ब्रिंग द स्ट्रैंड्स वन बाय वन नियर द फ्लेम. Observation: you will find that the strands burn slowly and curls away from the flame. Conclusion: when pure silk burns, it curls away from the flame. Hence, we can conclude that the tested strands is of pure silk. अब क्या है कि जब हम ना लैम्प चलाते हैं और सिल्क का धागा जब इसके पास में लाते हैं, हीट के पास में लाते हैं, तो सिल्क का धागा जो है वो हीट से दूर जाने की कोशिश करता है और ऐसे कुंडली बना लेता है, गोल गोल कुंडली नमक गोल गोल कर्ल बना लेते हैं, जैसे अपने बालों के कर्ल होते हैं ऐसे कर्ल बना लेता है। तो जो शुद्ध सिल्क होता है, प्योर सिल्क होता है, वो ऐसे करता है। ठीक है, और दूसरा सिल्क है जो इस तरह से नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम पता लगा रही है कि कौन सा सिल्क जो है वो प्योर है, कौन सा सिल्क नहीं है। अब हिस्ट्री ऑफ सिल्क हम पढ़ेंगे। सिल्क की हिस्ट्री क्या है? Historical evidence show that silk was discovered in China and from China it spread to other parts of the world. The discovery as a wearable silk fiber is credited to the lady Xi Lingqi, the 14-year-old bride of the Emperor Yuan, the so-called Yellow Emperor. One day in 2640 BC, she was sitting under a mulberry tree, taking a cup of tea into which a silk cocoon fell from above. She noticed that the delicate fibers start to unravel in the tea and the tangle of delicate thread got separated from the cocoon. अब क्या है कि ये सिल्क का जो है ये सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी? वो चाइना में हुई थी। ठीक है, इसके बाद में चाइना से ये दुनिया के अलग अलग भागों में सिल्क की जो है सिल्क के बारे में पता लगा और उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया। तो इसको सिल्क की खोज का श्रेय एक लड़की को जाता है जो कि ना 14 इयर्स ओल्ड थी, जिसका नाम था सी लैंगची। ठीक है, वो वहां के एक एम्परर जिसको कि येलो एम्परर भी कहा जाता है और जिसका नाम था युआन थी, उसकी वाइफ होने वाली वाइफ दुल्हन थी, वाइफ थी। ठीक है, तो उसने कैसे खोज की इसकी? तो वो एक बार क्या करा, वो मलबरी ट्री के नीचे, तेतुस के पेड़ के नीचे बैठ के चाय पी रही थी। तो उसके चाय के कप में क्या हुआ, वो ककुन जो है पेड़ पे से उसके चाय में गिर गया। अब चूंकि है ना वो चाय जो है वो गर्म थी, तो गर्म होने के कारण उसका ककुन का जो सीरम या जो उसका ना सिल्क की जो गम थी ना, वो गम पिघल गई और पिघलने से क्या हुआ कि ककुन के अंदर से जो धागा था ना, वो धागे की है ना वो धागा जो है वो अलग हो गया, तो वो धागा उसको अलग से दिखने लगा। तो इस प्रकार से जो था वो सिल्क की जो है वो खोज हो गई। ठीक है, फिर उसने और सबको बताया इसके बारे में कि ये क्या चीज है, तो उन्होंने जांच करा तो उससे उनको पता लगा कि है ना ये सिल्क का जो है वो धागा है। ठीक है, अब हेल्थ हैजर्ड फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सिल्क एंड वूल इंडस्ट्री। अब सिल्क इंडस्ट्री और वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनको ना बेचारों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उनको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो वो क्या है? Silk and wool industries are the main sources of earning for many people, but the people working in these industries are adversely affected by many health problems. Some of them are as follows. Workers involved in shearing or sorting wools are sometimes get infected by the bacterium called anthrax. This bacterium leads to a fatal disease called sorter disease. तो क्या है, ये वर्कर जो है ना वहाँ पे काम करते हैं, कई बार उनको क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उनको। ठीक है, एंथ्रैक्स नाम का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है।
जिससे उनको सॉर्टर्स डिजीज नाम की बीमारी जो है वो हो जाती है। ठीक है, जो वहाँ के काम करने वाले जो है ना शेयरिंग और सॉर्टिंग का काम करते हैं ना, उनको है ना ये बैक्टीरियल बीमारियां हो जाती है। अच्छा, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल hearing are respiratory problems like asthma and bronchial infections. This happens due to poorly related, poorly ventilated units and inhaling of vapors from boiling couples. Diesel fumes from machines further contribute to breathing problems. और इन कामों को जो करने वाले लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमा की बीमारी होती है, फेफड़ों में उनके लंग्स वगैरह में ना बीमारियां हो जाती है उनको। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब है ना कपूर वगैरह को जब है ना गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है, तो उसमें जब भाप वगैरह निकलती है उनके शरीर में, भाप मुंह में से भाप उनके शरीर में चली जाती है। और कहता है उस टाइम पे गंदी स्मेल वगैरह भी आती है, तो वो भी उनको नुकसान पहुंचाती है। उनके कमरों में कहता है अच्छी तरह से लाइट की व्यवस्था नहीं होती और सही प्रकार से वेंटिलेशन भी नहीं होते, ताकि उनके उसमें से ना गर्म हवा वगैरह जो है वो बाहर निकल जाए, बदबू वगैरह जो है वो निकल जाए, उसकी सही व्यवस्था भी नहीं होती। और रही सही कसर तो है ना, अगर वो मशीन से काम करते हैं तो मशीन से ना जो धुआं वगैरह, फ्यूम्स वगैरह जो निकलते हैं ना, उससे भी है ना उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती है। ठीक है, ड्रिपिंग द कपूर विद bare hands into hot water can make the worker's skin raw. They develop blisters that get peeled off easily, further making them prone to skin infection. अब वो कपूर को कई बार वो क्या करते हैं, गर्म पानी में जब डिप करते हैं तो अपने खाली हाथों से करते हैं, ग्लव्स वगैरह पहन के नहीं करते, तो उसके कारण क्या होता है, कई बार ना उनके हाथ जल जाते हैं। ब्लिस्टर्स माने होता है फफोले, उनको फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, फफोले पड़ने के कारण वो फफोले जो होते हैं वहाँ का मांस फूट जाता है, फूटने से क्या होता है उनमें ना इन्फेक्शन वगैरह फैलने का जो है, स्किन इन्फेक्शन वगैरह होने की जो है बहुत सारी संभावना हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बेचारे वहाँ के जो काम करने वाले जो मजदूर वगैरह होते हैं उनको बहुत सी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि फैक्ट्री मालिक वगैरह को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो वर्कर्स की समस्याओं को दूर करें और ऐसे स्टेप्स उठाए, उनको ग्लव्स वगैरह प्रोवाइड करें ताकि उनको वो है ना बीमारियों से बच सकें, और अच्छी वेंटिलेशन की सुविधा वगैरह करें। ठीक है, ताकि वो बेचारे और अच्छे से काम कर सके, उनको बीमारियां वगैरह जो है ना लग सके। तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर सॉरी थर्ड चैप्टर जो है ये पूरी तरह से यहाँ पे फिनिश होता है, और ये हमारा पार्ट 2 था चैप्टर का। ठीक है, तो आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय।